अस्सलामुअलैकुम। कल जो हमने बेसिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने दो पार्ट कर लिए थे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस। तो आज हमने थर्ड पार्ट करना था, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो हम किस तरह डिटरमाइन करते हैं। एक्चुअली कल हमने पढ़ा था कि हम जो है वो रिलेटिव नंबर जो है फाइंड कर सकते हैं। रिलेटिव नंबर फाइंड करने से वहां से हम उसकी कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन हर एक एटम की जो है उसके अंदर गैस क्रोमेटोग्राफी से डिटरमाइन कर सकते हैं। और उस परसेंटेज कंपोजिशन को यूज करके हम इसका जो है वो इम्पीरिकल फार्मूला जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जो इम्पीरिकल फार्मूला था वो दो स्टेप से जो था ड्राइव हो रहा था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस से। हम उसका इम्पीरिकल फार्मूला क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस से जो थे वो डिटरमाइन कर रहे थे। अब जो इम्पीरिकल फार्मूला होता है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपाउंड के अंदर। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक्चुअली एक्चुअल नंबर जो उस कंपाउंड के अंदर या एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो इंपेरिकल फार्मूला का मल्टीपल होता है। अब होता क्या है कि सिंपल हमारे पास हमको कंपाउंड लिखते हैं, मतलब ग्लूकोज है हमारे पास, तो उसका जो इंपेरिकल फार्मूला है वो सिंपल CH2O है। तो अगर हम इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है। तो अगर हम देखें ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है इसकी, और अगर हम इसको एक स्पेसिफिक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है। तो हमने ये सीखना है कि हमने ये नंबर जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला किस कौन से नंबर के साथ, हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे, 7 के साथ कर सकते थे। हमें किस तरह पता चला कि हमने इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो ये हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम परसेंटेज कंपोजिशन की कैलकुलेशन करेंगे। सपोज हमारे पास ये एक सिंपल रिएक्शन दिया हुआ है, इसके हमें ना तो नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो हमारे पास सिर्फ इसका वेट हमें मालूम है। बस हमारे पास ये एटम है, इसका हमने एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, इसके जो वेट था 9.83 मिलीग्राम था। जब इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो इसके नतीजे में 23.26 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनी और 9.52 मिलीग्राम था वो वाटर बनी। तो अब अगर हमने इसके कार्बन डाइऑक्साइड के मिलीमोल्स इसमें से निकालने हैं तो वो हम किस तरह निकालेंगे। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने कल आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का तरीका बताया था कि वो जो पार्टिकल कंपोनेंट है जिसकी हम परसेंटेज कंपोजिशन या मिलीमोल्स जो भी निकालना चाहते हैं उसका वे लेंगे, उसके ऊपर जो टोटल वेट उसका होगा या मॉलिक्यूलर वेट उसका होगा वो डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे पास वे दिया हुआ है 23.26 मिलीग्राम जो है वो बन रहा है, वो दिया हुआ है। अगर हम उसके ऊपर इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 44.01, कार्बन डाइऑक्साइड का 12 और 32 जो है वो 44.01 इतना एक बन रहा है, इसका जो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट है डिवाइड करें तो इसके जो मिली मोल्स हैं वो 0.5285 ये आ रहे हैं। अब हमने इसमें से निकालना है कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन कितना है, तो हम इसको सिंपली जो है कार्बन का जो वेट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन का वेट है 12.01, तो इसको हम इसके मिलीमोल्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जितना कार्बन है वो निकल आएगा। अगर हम देखें तो जितने ही इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल हैं उतने ही उसके अंदर जो है वो कार्बन के एटम मौजूद हैं। तो हम सिंपली जो इसके मिली मोल्स हैं इसको अगर कार्बन के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसके अंदर हमारे पास जो कार्बन का वेट है वो निकल आता है। उसके बाद वाटर के भी सिंपल उसी तरह से निकालते हैं। इसका जो वेट हमारे पास प्रोडक्ट में बन रहा है इसके ऊपर टोटल इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 18.02 आता है वो डिवाइड कर देंगे तो इसका ये जो हमारे पास आ जाएगा मिलीमोल्स निकल आएंगे। अब इसके अगर हम देखें तो वाटर के एक मोल के अंदर जो है हाइड्रोजन के दो एटम मौजूद होते हैं। तो ये दो एटम हो गए, 0.528 को हम इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वाटर का वेट है एटॉमिक वेट 1.008 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी वेट जो है वो निकल आएगा, हाइड्रोजन का वेट निकल आएगा। अब हमारे पास इसमें से कार्बन का भी निकल आया है, हाइड्रोजन का भी निकल आया है।
तो हमारे पास जो ओरिजिनल था रिएक्टेंट का वेट वो 9.83 था। तो अगर हम इसको कार्बन के वेट के ऊपर जीरो ये 6.35 के ऊपर टोटल ये हम डिवाइड करते हैं 9.83 जो हमारे पास ओरिजिनल था, और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे हमारे पास जो कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन है वो निकल आती है। इसी तरह जो इसका वेट था कार्बन का, हाइड्रोजन का वेट था 1.06, इसके ऊपर हम टोटल डिवाइड करते हैं 9.83 और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास जो इसका वेट है हाइड्रोजन का भी निकल आएगा। अब हमारे पास जो टोटल परसेंटेज कंपोजिशन होती है वो 100 ही होती है। तो अगर हमने ऑक्सीजन की निकालनी है, दो का हमारे पास निकल आया, तीसरा एटम अननोन है, तो इन दोनों को प्लस करके 100 में से अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन की भी परसेंटाइल कंपोजिशन निकल आएगी। अब अगर हम देखें तो हमारे पास कार्बन की परसेंटाइल कंपोजिशन आ गई है, हाइड्रोजन की भी आ गई है और ऑक्सीजन की भी आ गई है। तो हम इसका अब इंपीरिकल फार्मूला आसानी से ड्रा कर सकते हैं। हमारे पास कार्बन की कितनी थी, 64.4 थी, हाइड्रोजन की 10.8 थी, ऑक्सीजन की 24.6 थी। अगर हम इनके ऊपर हमारे पास हमने पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला होता है वो होता है मास ओवर मोलर मास। मास हमने इनका निकाल लिया है, मोलर मास कार्बन का हमें पता है 12.01 होता है, अगर डिवाइड कर दें तो इसके मोल्स निकल आएंगे कार्बन के। हाइड्रोजन का हमने जो था मास निकाला था 10.8, इसके ऊपर हम इसका एटॉमिक वेट डिवाइड कर दे 1.008, तो इसका जो मोल्स हैं वो निकल आएंगे 10.7। इस तरह ऑक्सीजन का जो हमने निकाला था मास 24.6 था, इसके ऊपर अगर हम इसका एटॉमिक वेट 16 डिवाइड कर दें तो इसके भी मोल्स जो हैं वो निकल आएंगे। तो अब अगर इसके मोल देखें, कार्बन के 5.38 आए हैं, हाइड्रोजन के 10.7 आए हैं और ऑक्सीजन के 1.54 आए हैं। तो ये इसका आ जाएगा इम्पेरिकल फार्मूला। अगर हम देखें तो 1.54 को इनके ऊपर डिवाइड करें तो ये 6.95 टाइम इसके ऊपर डिवाइड होता है और इसके ऊपर 3.49 टाइम, मतलब इनको एक 1.54 को अगर इनके साथ कट करें डिवाइड करते जाएं तो ये सिंपलेस्ट मोल रेशियो आ जाती है 3.49, 6.95 और ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इम्पीरिकल फार्मूला। जब ये हमारे पास इम्पीरिकल फार्मूला आ जाता है तो हमें किस तरह पता लगेगा कि अब इम्पीरिकल फार्मूला तो हमने वो उसकी जो परसेंटेज कंपोजिशन है वहां से इस तरह से है वो मोल्स फाइंड करके ड्राइव कर लिया। अब हमने इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव करना है, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हम कौन से नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करें कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आए एग्जैक्टली। तो अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है, अगर इसी तरह 4 के साथ भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई तो ये आ जाता है फार्मूला, दो फार्मूलाज आ जाते हैं। तो हमें कौन सा पता चलेगा कि हमारा जो कंपाउंड है उसका फार्मूला कौन सा है। तो ये डिटरमाइन करने के लिए आपको उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास का जो है वो पता होगा तो आपको पता होगा कि आपका जो है वो कौन सा फार्मूला करेक्ट है और आपने कितने के साथ मल्टीप्लाई करना है। सपोज हमारे पास ये अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला उस कंपाउंड का पार्टिकुलर का बनता है, अगर उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 130 आ रहा है, 130 कार्बन के 12 7 मल्टीप्लाई 12 14 मल्टीप्लाई बाय 1 और 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, दो इसके एटम है तो ये इसका 130। अगर 130 आ रहा है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होगा। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो आ रहा है 260, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये नीचे वाला C16H28O4 होगा। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि उस कंपाउंड का जो है वो मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो ये मॉलिक्यूलर मास जो है वो डिटरमाइन करने के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं। मॉलिक्यूलर मास जो है वो डिटरमाइन करने के डिफरेंट जो है वो मेथड्स हैं। उसमें जो सबसे पहले है वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, सेकंड मेथड जो है वो वेपर डेंसिटी मेथड है और थर्ड जो है वो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, इसको क्रियोस्कोप मेथड भी कहते हैं। वेपर डेंसिटी मेथड में ये होता है कि हमारे पास कोई भी जो सॉल्वेंट है या हमारे पास गैस है, हम पहले उसको वेपर स्टेट में लाकर उसका वेट कर लेते हैं,
उसके बाद उसका वेट करने के बाद हम उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर लेके आते हैं, और वहां पर जो है वो हम उसकी डेंसिटी जो है वो मेजर कर लेते हैं। वहां से जो उसका है डायरेक्टली जो है वो मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर दिया जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में ये होता है कि कोई भी हमारे पास सॉल्वेंट है, तो जब हम उसके अंदर सब्सटेंस डिसॉल्व करते हैं तो उस सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर जितना डिप्रेशन आता है ना, तो वहां से जो है वो हम उसका डिटरमाइन कर लेते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। इस मेथड को क्रेस्कोपिक मेथड भी कहते हैं। उसके बाद फोर्थ मेथड जो हमारे पास है वो है वेपर प्रेशर ओस्मोमेट्री मेथड। तो ये सिंपल मेथड है, इसके अंदर जो वेपर प्रेशर में चेंज होता है उसके थ्रू जो है उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। इस तरह न्यूट्रलाइजेशन इक्विवेलेंट है, मतलब हमारे पास कोई एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर उसका मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाना पड़ेगा। उसके अंदर हम NaOH जो है वो डिसॉल्व करेंगे, तो जब वो डिसॉल्व करेंगे तो वहां से हमें मिलेगा न्यूट्रलाइजेशन इक्वलेंट। जो न्यूट्रलाइजेशन इक्वलेंट होता है उसकी वैल्यू डायरेक्टली जो होती है मॉलिक्यूलर मास के बराबर होती है। तो अगर हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये वीडियोस काफी लंबी हो जाएगी। तो अगर ये मेथड आपने अलग से सीखना है तो आप कहीं से रीड कर सकते हैं। सिंपली ये है कि हमें ये जो मेथड है ये यूज करके हमें मॉलिक्यूलर मास पता चलेगा। मतलब हमने ये मेथड यूज किया, इनमें से कोई भी मेथड यूज किया, हमें मॉलिक्यूलर मास पता चला है इसका 130 है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये वाला इसका जो है वो रखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, और 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। अगर हमने इस इन मेथड में से यूज करके जो हमने इसका मॉलिक्यूलर मास है वो 260 डिटरमाइन किया है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हम अगर इंपिरिकल फार्मूले को 4 के साथ डिटरमाइन करें तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ये वाला आएगा। तो थैंक यू, यहाँ तक था। कल जो अगला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।